हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका जनसंख्या से पढ़ा रहे थे। 40 तक क्वेश्चन हो चुका है। 41 से क्वेश्चन करवाएंगे। 41 से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 41 नंबर, सुर्खियों बटोरने वाली लिस्लम्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका महासागर से। तो देखिए इसका डिटेल। सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागर संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने का सहमत हुए, ठीक है। आपका 42 क्वेश्चन नंबर है। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ, ठीक है, मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो आपका कछुआ के बारे में दिया गया है। तो आपका नातंगी राष्ट्रीय उद्यान, तो कहाँ छोड़ा गया है? नातंगी राष्ट्रीय उद्यान। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मुख्य भूमि एशियाई में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है। तो आप कौन सा मतलब पूछ सकता है कछुआ में सबसे बड़ी प्रजाति कौन सा है? तो आपका याद रखिएगा एशियाई विशाल कछुआएं। तो जो 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई हैं कछुआएं मुख्य भूमि एशियाई पर सबसे बड़ी कछुआएं हैं, विशाल कछुआएं, ठीक है। 10 कैप्टिव नस्ल। तो कहाँ भारत के नातंगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? नातंगी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय क्षेत्रों में आम लोग इसे इंटिकी कहते हैं। वर्ष 1975 में नागालैंड राज्य सरकार द्वारा नातंगी रिजर्व फॉरेस्ट को वन जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अतः वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जो आज भी है, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है 43। किस राज्य सरकार ने भारत में गीधों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभ आरंभ किया? तो आपका तमिलनाडु किया था। कौन किया है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभ आरंभ किया। तमिलनाडु राज्य सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों, लंबी चोंच वाले गिद्धों और लाल सिर वाले गिद्धों की मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचित वन किया गया है, ठीक है। आपका 2023 में पूछा गया है 69 BPSC में। और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर 44। केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि? तो आपका पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। अब देखिए केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है। तो कहाँ संरक्षित है? इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है।
तो आपका क्वेश्चन आंसर ए ही होगा। इसमें पौधे और जानवरों को बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। तो कहाँ? केरल में। देखिए 2023 में पूछा गया है। तो केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधे और जानवरों को बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। यह यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजाति, पक्षियों की 175 प्रजाति और तितलियों की 164 से अधिक प्रजाति, सरीसृप को 49 यानी 49 तथा उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। ध्यावत है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकांक बंदर पाया जाता है, जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इस क्या है? इरुलास कुरुम्बा मुदुगास और कट्टू नैकर यहाँ के प्रमुख जनजाति समूह है। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र में जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 2010 में की गई थी। 2010 में की गई थी। आपका यूपीएससी टीचर में पूछा गया है 2023 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों को प्रभावशाली और त्वरित निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानों संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानों संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान। डिटेल है का स्वस्थानों या इन सीटों प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं। जबकि परस्थानों या एक्स सीटो प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है, जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जाती है। इनके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वनस्पति सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 यानी 47, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्र भूमि से। क्या है? आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। तो इसका डिटेल देखते हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुई थी। इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? तो 1 फरवरी 1982 को। और ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर सम्मेलन संबंधित ईरान के शहर में हुई थी। तो हस्ताक्षर किया था 82 में और ये सम्मेलन हुआ था कब? तो 71 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कता भी अनुक्रम के अंग में
अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। तो आपका लाइकेन कार्य करता है। शुष्कता भी। ठीक है, डिटेल देखते हैं। शुष्क प्रारंभिक अनुकरण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्क स्तंभी अनुकरण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र है। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समव्यवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है 49। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत। भारत इसका डिटेल है। प्रश्न दिए गए विकल्प सी है। विकल्प सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला और गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दौरान के माध्यम से भी निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। H2O प्रदूषण सूचित होता है। H2O प्रदूषण सूचित होता है तो किससे होता है? तो लाइकेन से। H2O प्रदूषण सूचित होता है तो H2O लाइकेन से। H2O उत्सर्जित वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। H2O उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। लाइकेन H2O के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे H2O की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसीलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां H2O की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा डिटेल से। लाइकेन के से रिलेटेड है। और 51 51 नंबर। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आपका ये इसमें से कोई नहीं है अभयारण्य। गोवा में स्थित है, इसमें कोई नहीं है गोवा। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। इसका डिटेल देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम से रखा गया है। सलीम अली अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन है 52। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। देखिए, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैज्ञानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। IUO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। क्वेश्चन, IUU की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ है? तो ग्लैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधा और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट में जारी किया गया। तो ये किस लिए स्थापित किया गया था? तो जानवरों और पौधों को रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए। 53 क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित करती है? तो ग्राफ से ये है, तो 10% है। तो आपका एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर से 10% ऊर्जा अगले स्तर से पर
स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। कौन दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। इसमें नोट दिया हुआ है, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक पारिक तंत्र में खास श्रृंखला को इंगित करती है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 54, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो अभी हम पढ़े थे लिंडमैन और रेडमैन। तो यहाँ पर दिया हुआ एक ही ए ही होगा, ठीक है, लिंडमैन द्वारा। 55 क्वेश्चन नंबर है 55, श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो जलोद्भिद में, मरुद्भिद और लवणोद्भिद। तो देखते हैं, इसमें एक से अधिक है। श्वसन जलोद एवं लवोद दोनों में पाए जाते हैं। आपको मृद्भिद में नहीं है, पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। इस पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं। वे श्वसन में मदद करते हैं। उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। ठीक है, श्वसन मूल के बारे में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपका पेन है, बाकी ये और ये नहीं है, नहीं ये भी है शायद, H2 तो नहीं होगा, ओजोन और पेन। इसमें एक से अधिक दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन है। प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक पूछा। प्राथमिक प्रदूषक की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक प्रदूषक के परिसर क्रिया और प्रक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। तो जैसे पेन और H2O आदि द्वितीय है, सॉरी H2O होगा, ओजोन नहीं होगा। पेन और H2O द्वितीय प्रदूषक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कणिक तत्व आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला 57 नंबर है। पारिस्थितिक तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल किसके द्वारा दिया गया है? प्रवाह मंडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ओडम द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ओडम के द्वारा दिया गया है। डिटेल में देखिए, आपका पारिस्थितिक तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, नियम प्रतिपादित किया। फिर से देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में बाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभ आरंभ किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन या चिपको आंदोलन। तो इसमें से एक से अधिक है, देखते हैं कौन कौन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन, इसमें से सभी वर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध प्रारंभ किए गए हैं। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांध में से एक। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985
मेघा पाटकर और बाबा आमटे ने की थी। तो कौन किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये याद रखिएगा, ईस्वी 1985 में। और कौन किया था? मेघा पाटकर और बाबा आमटे। ठीक है। और इसमें से क्या पूछा? तो क्वेश्चन बहुउद्देशीय योजना के विरुद्ध शुभारंभ, तो इसमें से सभी होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 59, मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो देख लीजिएगा ये फिर से, अगर हमसे गलती हो गया होगा तो आपका ए नाइट्राइट के कारण। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। तो मिथेमोग्लोबिनीमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है, जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी पीने से खाद्य पदार्थ खाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। तो ये रोग के बारे में बता रहा है, पानी दूषित के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है 16, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किससे होता है? तो एक दिशिक से। क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दशिक से। ठीक है। पारितंत्र ऊर्जा में प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों में से खाद का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो आपका कौन सा? एक से अधिक है। देखते हैं कौन कौन है। जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और एवं अजैविक घटक। जैविक घटक में हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल और सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि होते हैं। तो इसमें क्या होगा? पारितंत्र का संघटक है तो दो जैविक और अजैविक इसमें दिया हुआ है, जिसमें कि हरे पौधे में यानी कि पादप, जंतु है। ठीक है। उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं। तो सूक्ष्मजीव का कहीं नहीं दिया हुआ है, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, तो आपका जंतु और पादप होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 62 नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो आपका तरल पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो तरल पेट्रोलियम गैस। आपका डिटेल देखिए। लैंडफिल में मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होती है। ठीक। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थ को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड लैंडफिल गैस है। देख लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का
प्रतिनिधित्व करता है, आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो पादप, हिरण, शेर। पादप, हिरण, शेर, ये पहले भी हम बता चुके हैं कि कौन सा करता है, जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व। तो उसमें दिया हुआ था घास, हिरण और बाघ। तो यहाँ भी है पादप, पादप मतलब घास ही होता है, और हिरण या शेर या बाघ जो भी हो, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ पादप, हिरण, शेर, यहाँ श्रृंखला जंगल का आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया का विघटित नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होगा, आपका जीवाणु में, तो जीव में या परजीवी में। देखते हैं, एक से अधिक है। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने के लिए अनेक वर्ष लगता है। इसके रासायनिक आसपास परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। प्लास्टिक नहीं होते हैं तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसको विघटित होने में समय लगता है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, वो शामिल है। कौन सा शामिल है? जो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो आपका सौर सेल, पवन चक्की या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए कौन सा है, 2023 में पूछा गया टीचर वाला में। थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस सेशन में, इस वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। आप देखिए डी होगा, एक से अधिक होगा। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरण संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय और बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। इसमें सभी शामिल है। डी के मतलब एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66। आहार श्रृंखला में संभावित श्रृंखला को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आपका आहार श्रृंखला ही कहा जाता है। आहार श्रृंखला ही कहा जाता है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, वह जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों की मध्य आहार संबंध शाखावित्ती होते हैं तथा शाखावित्ती श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं, जिससे आहार जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो क्या करते हैं? आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो यानी कि देखिए डिटेल देखते समझ में आ जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लगभग 1% ग्रहण करते हैं, ठीक है, और इससे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो 1% आपका सी, ठीक है, 1% करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 68 है, 68। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके आंदोलन में मिली थी? तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा। किसके आंदोलन में? चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में गौरा देवी ने की थी, लेकिन आगे इस सुंदरलाल बहुगुणा ने मजबूती प्रदान की। चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत आदि इससे जुड़े अन्य व्यक्ति थे।
अगला क्वेश्चन है 69। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो क्या होते हैं? प्रथम पोषी पर तो स्वपोषी होते हैं। प्रथम पर क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पाद यानी हरे पौधे या स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, जबकि प्रथम उपभोक्ता टिंडा द्वितीय स्तर पर मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता मेढक तथा तृतीय स्तर पर सांप शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? तो आपका एक से अधिक होगा। देखिए, स्वपोषी कुछ जीव या जंतु। तो देखिए, स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक यौगिकों जैसे शार्क में परिवर्तित करते हैं। वे जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है? अन्य जीवों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण जैसे कि किससे है? तो आपका इसमें भी एक से अधिक है। इसका डिटेल देखते हैं। तो ग्लिसरीन, फॉस्फेरस और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित प्रदूषक होते हैं। देखिए, गौरतलब है ये कि साबुन बनाने के लिए आवश्यक वसा और तेल पौधे और जानवरों से निकाले जाते हैं और इसे ग्लिसराइड बनाने के लिए वसा के प्रति अणु में 3 फैटी एसिड अणु मिलाए जाते हैं। इस प्रकार संभावित प्रश्न में से एक से अधिक होगा। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन है। ग्लिसरीन है, पॉलीफॉस्फेरस है। ठीक है, ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग पढ़िए, बीपीएससी पास कीजिए। ठीक है, कि ताकि टीचर बन सकें और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और आगे भी मोटिवेट कीजिएगा कि ताकि हम सारे बुक को कवर कर सकें, लुसेंट भी पढ़ा सकें और एनसीईआरटी बुक भी पढ़ा सकें आपके डिमांड पे। प्लीज़ अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो चक्र नहीं है तो कौन सा है? फास्फोरस चक्र नहीं है, बाकी सब है। ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। तो फास्फोरस चक्र पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटी अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैस शामिल होती है। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थलमंडल, जलमंडल एवं जैवमंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थलमंडल है। ठीक है, तो अगला वीडियो में आपका देखिए क्या भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटिक करवाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।